एक खराब डिसीजन आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा दावा है। शुरू करते हैं वीडियो। मान लीजिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं। पहला ऑप्शन है कि आप एक 2 करोड़ का बढ़िया सा 4 बेडरूम हॉल किचन 4 BHK फ्लैट आप ले सकते हैं। ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट का इसका साइज है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया इस सोसाइटी में एमिनिटीज है। आपको थोड़ा डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और बाकी आप EMIs में पे कर सकते हैं। एंड डोंट वरी वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन 1 है कि आप 2 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, 4 BHK है, और आप थोड़ा इसमें डाउन पेमेंट करेंगे और थोड़ी सी इसमें EMIs भरेंगे। ऑप्शन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस दूसरे ऑप्शन में आप 2 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ का फ्लैट लेंगे। 1000 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है, सेम ही लोकेशन है, सेम ही एमिनिटीज है, सेम ही सोसाइटी है। केवल फर्क इतना सा है कि इसका साइज छोटा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस 1 करोड़ है। और आप अगेन इस फ्लैट को भी डाउन पेमेंट देंगे थोड़ा, और उसमें बाकी EMIs करेंगे। लेकिन चूंकि इसमें EMIs बहुत कम होंगी, क्योंकि आप होम लोन कम का लोगे, तो जो बाकी पैसा आपके पास रहेगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? वीडियो को पॉज करो 3 सेकंड के लिए और कमेंट में लिखो। मैं आपको 3 सेकंड्स दे रहा हूं। 3, 2 एंड 1। होपफुली आपने अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दिया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, जो हर किसी की लाइफ में अपने को बनाना पड़ता है कि हम बड़ा घर लें या छोटे घर से काम चला के बाकी पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो करें। और इसकी चिंता मत करो कि आप 2 करोड़ का घर ले सकते हो, 1 करोड़ का ले सकते हो कि नहीं। सेम कॉन्सेप्ट आप 25 लाख के फ्लैट पे, 50 लाख के फ्लैट पे भी अप्लाई कर सकते हो। बात यहां पर कॉन्सेप्ट की है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में इस पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करूंगा। शायद आपने ऐसा वीडियो कहीं देखा ही नहीं होगा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। आपके लिए ढेर सारा कंटेंट हिंदी में लेके आता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कौन सा ऑप्शन चूज करना, ये डिपेंड करेगा 2 बड़े फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है कि किस ऑप्शन में ज्यादा वेल्थ बनेगी, क्योंकि मनी इज इक्वल टू फ्रीडम, पीछे लिखा भी हुआ देख सकते हो आप। और दूसरा पैरामीटर है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस में बेटर रहेगी। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन 1 लेता हूं, जिसमें मैं 2 करोड़ का फ्लैट ले रहा हूं, वहां पर बड़ा साइज है, वहां पे मुझे 4 बेडरूम हॉल किचन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी और मेरी फैमिली की बहुत अच्छी रहेगी। तो हमें दोनों फैक्टर्स को बैलेंस में लेके चलना है, दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे और एंड में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिसीजन को बनाने के लिए हमें किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले 2 से 3 मिनट 4 मिनट में मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन 1 की तरफ। ऑप्शन 1 क्या है? सिंपली हमने 2 करोड़ का फ्लैट लिया है, 4 बेडरूम हॉल किचन है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ अजम्पशंस, कैलकुलेशंस लिए हैं। सेम कैलकुलेशंस में ऑप्शन 2 में भी लगाऊंगा 1 करोड़ के फ्लैट में, जिससे कि मैं लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन हो। ठीक है, 2 करोड़ का मेरा फ्लैट है। ठीक है, इसमें मैंने 20% डाउन पेमेंट दे दिया। कितना? 20% मैंने डाउन पेमेंट दे दिया। अब डोंट वरी वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, वो अलग क्वेश्चन है। हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं। 20% का मैंने डाउन पेमेंट दिया, 8% की मेरी इंटरेस्ट रेट है, 20 साल का मैंने लोन ले लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। तो होम ओनर के 1 टाइम एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप फ्लैट लोगे तो उसको डेकोरेट करोगे, इंटीरियर्स कराओगे, अच्छी बात है, थोड़ा अच्छा अपने आप को फील कराओगे, खर्चा होता ही है सब जगह। 10% यहां पर ये मान के चलते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्सेस होंगे 0.25% का, होम इंश्योरेंस आप लोगे 0.05% का, और आपको मंथली मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। 2 करोड़ के फ्लैट पे मैं 5000 रुपए की पर मंथ की मान के चलता हूं मेंटेनेंस लगेगी। तो ये सारे खर्चे मिला के आपका मंथली EMI जो बनेगा वो बनेगा टोटल 1,43,830 रुपीज। सारा खर्चा मिला के 1,43,830 रुपीज ये आपको देना पड़ेगा। वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, डोंट वरी अबाउट इट, वो बात की बात है। हम मान के चलते हैं कि आप इतना पैसा देना शुरू कर चुके हैं और आप अपने फ्लैट में रहना चालू कर दिए। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, 4 बेडरूम हॉल किचन है, मस्त लग्जरी एमिनिटीज हैं सोसाइटी में, एंड यू आर लिविंग वेरी वेरी गुड लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 में क्या होगा? एग्जैक्टली सेम चीज है, थोड़ा सा फर्क है कि यहां पर आपने 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है, सेम ही सोसाइटी में लिया है, सेम ही लोकेशन में लिया है। यहां पर 1 करोड़ की आपकी होम वैल्यू है, 20% आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो मतलब एक तो आपको डाउन पेमेंट कम करना पड़ा यहां पर। ठीक है, और आपने अगेन 8% का इंटरेस्ट रेट लिया है, 20 साल का इसमें लोन लिया, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस हैं। 10% 1 टाइम एक्सपेंसेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह हैं, होम इंश्योरेंस भी है, मेंटेनेंस वगैरह भी है। यहां पर मेंटेनेंस मैंने कम लिया है, 2500 रुपए पर मंथ का लिया, क्योंकि जब फ्लैट का साइज कम होगा तो आपका मेंटेनेंस भी कम होगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस क्या निकल के आती है? इसमें कैलकुलेशंस निकल के आती हैं, आप मंथली इसमें पे करोगे 71,915 रुपीज, ये आपका पेमेंट जाएगा।
ऑप्शन 1 के कंपैरिजन में आप 50% कम पे करोगे, ठीक है। अब जो ये 71,915 रुपीज़ जो आप ऑप्शन 2 में दे रहे हैं, तो आप ऑप्शन 1 के कंपैरिजन में 71,915 रुपीज़ कम दे रहे हैं, इसको हमें इन्वेस्ट करना है। तो हमने मान लो आपने एसआईपी चालू कर दी, ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मान के चलते हैं और देखते हैं कि कितनी कैलकुलेशन निकल के आती है। तो इस सिंपल से एसआईपी कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेशन निकल के आती है कि 20 साल के बाद जो आपने 71,000 रुपीज़ डाले हैं पर मंथ एसआईपी में, ये निकल के आती है 6 करोड़ 61 लाख की आपके पास वेल्थ बन जाएगी, ठीक है। तो फाइनेंशियली अगर हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर करें तो 20 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद ऑप्शन 1 में आपके पास अपना फ्लैट रहेगा जो कि आपने खरीदा था 2 करोड़ में। ऑप्शन 2 में क्या रहेगा, आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा था, वो आपके पास रहेगा, उसका पोजेशन, उसके मालिक आप रहेंगे, और साथ में ही आपको 6 करोड़ 61 लाख रुपीस का एक पोर्टफोलियो बना मिल जाएगा 20 साल के बाद, अगर 12% से ग्रोथ होती है। एक अजम्पशन मैं यहाँ पर लेके चलाऊं, इसमें कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, ये आपकी इन्वेस्टिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को हम कैसे देखें कि 20 साल बाद कौन सा बेटर ऑप्शन है फाइनेंशियली। तो देखो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो लोग करते हैं वो फ्लैट की ना वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे कि 20 साल के बाद मेरा 2 करोड़ का फ्लैट कितना हो जाएगा, 5 करोड़ 6 करोड़, राइट। एंड 20 साल के बाद 1 करोड़ का फ्लैट कितना होगा, 2 करोड़ 3 करोड़। ये कहना इम्पॉसिबल है कि 20 साल के बाद आपके फ्लैट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जनरली फ्लैट्स जो हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है, उनकी वैल्यू गिरती है जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती जाती है। लेकिन कहीं पे अगर लोकेशन बहुत अच्छी हो गई, कुछ डेवलपमेंट वगैरह हो गया, तो वो लोकेशन की वजह से प्राइस बढ़ भी सकती है। और सबसे बड़ी बात होती है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ना, इन्फ्लेशन तो रहेगी, तो फ्लैट की वैल्यू को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है भारत में अभी तक जो आपको एग्जैक्टली सिटी वाइज, लोकेशन वाइज ये बता सके कि कौन सी लोकेशन में किस तरह की प्राइस एप्रिशिएट हुई है। तो इसको केवल प्राइस के हिसाब से देखना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसको कैसे देखें, तो इसका फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, रेंटल यील्ड का। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मानो 2 करोड़ का फ्लैट है, ठीक है, और 1 करोड़ का फ्लैट है, उसकी आज वैल्यू ये है, उसका रेंटल यील्ड क्या हुआ, टिपिकली 3% की रेंटल यील्ड होती है। मतलब कि 2 करोड़ का फ्लैट आपको 3% का रेंट देगा, तो 2 करोड़ का 3% कितना हुआ, 6 लाख रुपए। मतलब कि 50,000 रुपए पर महीने इसकी रेंटल यील्ड आएगी अगर आप इसको रेंट पे चढ़ाओगे, ठीक है। और 1 करोड़ का फ्लैट वो कितनी रेंट देगा आपको, 25,000 रुपए। बहुत सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट और 25,000 रुपए पर मंथ का रेंट 20 साल के बाद यही रेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग रेंटल एग्रीमेंट्स में क्या देखते हैं कि हर साल ओनर 10% से रेंट हमारा बढ़ा सकता है, लीगली ये रहता है, ठीक है, लॉ रहता है। वेदर बढ़ता है कि नहीं वो अलग बात है। तो 10% का मान के चलते हैं, रेंटल बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसको मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में डाल देता हूं, ठीक है। मतलब क्या है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 20 साल के बाद मेरा जो 2 करोड़ वाला फ्लैट है वो मुझे कितना रेंट देगा अगर मैं उसको रेंट पे चढ़ाऊं तो, और वहीं पे 1 करोड़ वाला जो फ्लैट है वो मुझे कितना रेंट देगा। इस तरह से मैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू निकाल लूंगा फ्लैट्स की, क्योंकि फ्लैट्स में प्राइस एप्रिसिएशन का ना सर है ना कोई पैर है। तो इसको सही तरीके से देखना का क्या है कि 20 साल के बाद ऑप्शन 1 वाला बंदा इस 2 करोड़ के फ्लैट को रेंट पे चढ़ाएगा और उससे कैश फ्लो लेगा। वहीं ऑप्शन 2 में 1 करोड़ वाले फ्लैट वाला मालिक वो उसको रेंट पे चढ़ाएगा और वहां से कैश फ्लो लेगा। तो अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना रेंट बन के आएगा। तो पहले केस में 50,000 रुपए पर मंथ जो अभी अगर रेंट देता है, 20 साल के बाद 10% की एनुअल इन्फ्लेशन पे ये अपने को रेंट देगा 3.36 लाख रुपीस पर मंथ का, ठीक है। और दूसरे केस में ऑप्शन 2 में 1 करोड़ वाला जो फ्लैट है वो अपने को रेंटल कितना देगा, 1.68 लाख रुपीस, 50% उसका अपने को रेंटल देगा। लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना रेंट बन के आएगा। तो पहले केस में 50,000 रुपए पर मंथ जो अभी अगर रेंट देता है, 20 साल के बाद 10% की एनुअल इन्फ्लेशन पे ये अपने को रेंट देगा 3.36 लाख रुपीस पर मंथ का, ठीक है। और दूसरे केस में ऑप्शन 2 में 1 करोड़ वाला जो फ्लैट है वो अपने को रेंटल कितना देगा, 1.68 लाख रुपीस, 50% उसका अपने को रेंटल देगा। लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा सिचुएशन क्या बना, तो 20 साल के बाद ऑप्शन 1 में हमें 3.36 लाख रुपीस का रेंटल इनकम हम ले सकते हैं हमारे फ्लैट से, ठीक है। जहां ऑप्शन 2 में हमारे पास 1.68 लाख रुपीस पर मंथ की रेंटल इनकम आएगी, लेकिन साथ में ही 6 करोड़ 61 लाख का पोर्टफोलियो भी हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो 6 करोड़ 61 लाख का पोर्टफोलियो है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेटअप कर सकते हो 20 साल के बाद। मतलब इससे आप रेगुलरली पैसा निकाल सकते हो, जिससे कि हम कंपेयर कर पाएं दोनों ऑप्शंस को। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है, मैंने अपनी इस वीडियो में
5 महीने पहले समझाया था। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करा है। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। SWP की जो वीडियो है, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, आप ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। ठीक है, उसको मैं नहीं समझाने वाला हूं, बट मान के चलता हूं कि आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगाया, 6,71 लाख रुपीज़ आपके पास थे, उसमें आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगाया और आपने हर महीने वहां से 1,68,000 निकालना शुरू करा अगले 20 साल के लिए। और ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये 10% से ही ग्रो कर रहा है, ये भी मान के चलता हूं मैं। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन 2 में क्या होगा, आपके पास रेंटल इनकम आ रही है 1.68 लाख की और 1.68 लाख रुपीज आप SWP से निकाल रहे हो। ठीक है, तो बराबर हो गया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कैश फ्लो। वहां पे 3.36 लाख आ रहा था, यहां पे भी आप 3.36 लाख निकाल पा रहे हो। लेकिन ऑप्शन 2 में क्या होगा, आप जब SWP लगाए हो 1,68,000 का, तो 20 साल के बाद अगले 20 साल में क्या होगा, वो पोर्टफोलियो ग्रो होके 36 करोड़ का बन जाएगा। जबकि आपका जो ऑप्शन 1 में फ्लैट है ना, वो फ्लैट ही रहेगा, उस पर आप रेंटल ही ले पाओगे। इनफैक्ट 20 साल के बाद वो और भी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि 40 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाएगी वो। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको यहाँ पर, कि जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन उससे आप कैश निकाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो हर मंथली, फिर भी वो ग्रो कर रहा है। क्योंकि 10% से ग्रोथ बहुत ही नॉमिनल है, हो जाती है। आजकल हमारी इकोनॉमी इतने से ग्रो कर जाती है, नॉमिनल GDP अगर आप देखेंगे तो इतने से ग्रो कर जाती है। ठीक है, अब देखो दूसरी सिचुएशन बन के आती है कि आप बोलोगे नहीं राहुल भाई मुझे ज़्यादा कैश चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप ज़्यादा कैश निकालना चालू करोगे। आप 1,68,000 की बजाय 3,36,000 अपने पोर्टफोलियो से निकालोगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ऑप्शन 2 में आप 1.68 लाख का रेंटल आ रहा है और 3.36 लाख का SWP इनकम आपने बना लिया वहां से। क्या होगा, फिर भी 20 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो में 23 करोड़ रहेंगे। तो ये अब भी बेटर ऑप्शन है, आपने मंथली कैश फ्लो भी अपना डबल कर लिया। ठीक है, और मैंने एक तीसरा भी सिनेरियो लिया जहां पर आप 5 लाख रुपए हर मंथ SWP से निकालोगे। यानी ऑप्शन 2 में 1.68 लाख रुपीस का आपका रेंटल आ रहा है और 5 लाख रुपीस आप SWP से निकाल रहे हो, फिर भी 20 साल के बाद आपके पास 10 करोड़ रहेंगे। दिस इज द पावर ऑफ SWP एंड ऑल्सो इट इज अ पावर ऑफ SIP कंपाउंडिंग दैट यू डन ओवर 20 ईयर्स 12% की रेट पे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। तो क्या हुआ, हमने देखा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो एनी डे ऑप्शन 2 इज मच मच बेटर ऑप्शन। मतलब यहां पर वेल्थ आपकी जबरदस्त बनने वाली है अगर आप छोटा फ्लैट ले लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन अब आता है दूसरा पैरामीटर, क्योंकि हम केवल फाइनेंस और नंबर्स की वजह से डिसीजन नहीं ले सकते अपने लाइफ में। बड़ी बेवकूफ़ी है अगर आप एक तरफा डिसीजन लेंगे कभी भी लाइफ में। होलिस्टिक डिसीजन हमेशा लेना होता है। होलिस्टिक डिसीजन कैसे लें, अब बताऊंगा अगले 2-3 मिनट में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मैटर करेगी और अल्टीमेटली हम इसको डिसीजन को कैसे लें आखिर। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का ना ये डिसीजन अलग हो सकता है, वो भी बताने वाला हूं अगले 2 से 3 मिनट में। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है और इस तरह का कंटेंट शायद ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। चलो अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। तो अब दूसरे पैरामीटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आते हैं। तो ऑप्शन 2 में अभी तक हमने क्या समझा कि फाइनेंशियली वेल्थ बहुत अच्छी बन रही है ऑप्शन 2 में, लेकिन इस ऑप्शन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके 2 बच्चे हैं और आपके साथ आपके पेरेंट्स रहते हैं या आपके इन-लॉज रहते हैं, जो भी एक सिचुएशन है आपकी। अब आप मुझे बताओ कि 1000 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट में आपको अगले 20 साल निकालने हैं, तो क्या आपकी लाइफ अच्छी होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। कभी आपके मानो गेस्ट आए तो प्रॉब्लम होगी, कभी मानो आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं लेकिन अगर आपके इन-लॉज आए उनको भी साथ रहना पड़े फॉर वट एवर रीजन, तो क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में इन चक्करों में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऑप्शन 2 में। अगर आपकी इस तरह की फैमिली सेटअप है जहां पर आपके बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं या और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके मेरे हिसाब से जो मुझे पैरामीटर समझ में आते हैं ना वो बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी एज। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो 1 करोड़ फ्लैट वाला ऑप्शन 2 बेटर ऑप्शन है, नो डाउट बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप अभी बहुत यंग है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 30 से अगर आप कम हैं तो आपकी शादी भी शायद नहीं हुई होगी, अगर हुई होगी तो बच्चे भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं तो उस केस में ऑप्शन 1 बेटर है, क्योंकि आपको एक रूम अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ के लिए मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एज यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपके लिए ऑप्शन 2
बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अपनी वेल्थ को बढ़ाओ, छोटा घर ले लो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन वहीं पे अगर आप 30 साल से ऊपर हैं या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, तो उस केस में ऑप्शन 1 बेकार ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपको बड़ा स्पेस की ज़रूरत है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, क्योंकि आप उतनी EMIs अफोर्ड कर पा रहे हैं। जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं, इसमें ये अजम्पशन मान के चला है मैंने कि आप उतना मंथली पे आउट कर सकते हैं, तभी तो आप ले पाएंगे ना 2 करोड़ का घर या 1 करोड़ का घर। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि आपकी एक्चुअली थिंकिंग कैसी है। देयर आर पीपल जिनकी ये थिंकिंग रहती है कि यार हमें ना अच्छी लाइफ जीनी है 20 साल तक, क्या पता उसके बाद क्या हो। ठीक है। मेरी मेंटालिटी ये है कि मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ फॉर एग्जांपल या मेरे हस्बैंड को बहुत सारे उनको ड्रेसेस हैं, या उनको अच्छी लाइफ चाहिए, बड़ा उनको रूम चाहिए, क्योंकि वो एक रूम शायद ऑफिस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके हिसाब से ऑप्शन 1 को आप नकार नहीं सकते। यू माइट से कि कहीं मुझे इन बिटवीन सेटल होना है, मैं 1 करोड़ की जगह पे 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख का 2.5 बेडरूम ले लूँ या 3 बेडरूम ले लूँ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप 35 के ऊपर हैं और आपके 2 बच्चे हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा की जिनकी उम्र है, तो ऑप्शन 2 सुसाइडल है। आई कैन टेल यू, मेरे एक फ्रेंड हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनका एक फ्लैट है, साइज़ बहुत कम है, 2 बेडरूम है और उनके 2 बच्चे हैं, और दोनों के दोनों बच्चे 10 से ऊपर के हैं। अब दोनों बच्चे जो सिबलिंग है ना, उनमें बहुत लड़ाई होती है रूम स्पेस को लेके। ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपके घर में ये सारी टेंशन्स रहें, और कभी पेरेंट्स आ गए, इन लॉज आ गए, तो मतलब उनको ज़मीन में बिस्तर लगा के सोना पड़ता है, और उनको ये बैड फील होता है। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग को बैड फील नहीं होता। सो इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं। एक 20 साल के लिए एक 1000 स्क्वायर फीट में रहना केवल वेल्थ बनाने के लिए SIP के चक्कर में, वो भी वाइज डिसीजन नहीं है, वो भी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो आपको अपना हेड क्लियर करना है, और आपको अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। एक एडवाइज़र को भी आप रीच आउट कर सकते हो, और उनसे आपको दोनों का बैलेंस बनाना है, इमोशनल बैलेंस और मनी का बैलेंस। वरना मैं आपको नंबर्स दिखा के ये कन्विंस कर सकता हूँ कि ऑप्शन 2 एनी डे बेटर है। फाइनेंशियली इट इज़ बेटर, डेफिनेटली इट इज़ बेटर। यहाँ पर 12% से कंपाउंडिंग हो रही है, बाद में SWP का कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, तो बहुत बढ़िया आपका यहाँ पर वेल्थ बन रहा है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये समझाया कि अगर आपकी एज बहुत कम है, 30 से कम है, शादी नहीं हुई है, शादी अगर हुई है तो बच्चे नहीं हैं या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो नो डाउट आप ऑप्शन 2 लो। बेवकूफ़ी मत करना, ऑप्शन 1 में मत फंसना, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। यंग कपल है, एक छोटा बच्चा है, लेकिन 4 बेडरूम का साफ फ्लैट लेके बैठे हैं, 3 बेडरूम का फ्लैट लेके बैठे हैं। ठीक है। 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, वो मत करना आप बेवकूफ़ी। आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हो, वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगा दो, बाद में आप कभी इसको सेल आउट करके बड़ा घर ले सकते हो, बड़ा फ्लैट ले सकते हो। लेकिन एक साथ में ही 3 या 4 करोड़ का आपने फ्लैट ले लिया, अब EMIs पे कर रहे हो, जो कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन प्रेशर तो है ना, कल को जॉब चलेगी तो क्या करोगे, क्या करोगे इस 4 बेडरूम हॉल किचन का, जहाँ पर कि आपकी जॉब नहीं है और आपको EMIs भरने हैं। यू कांट सेल इट ऑफ लाइक दिस, यू कांट रेंट इट आउट, यू आर स्टक। तो वो डिसीजन बेकार डिसीजन होगा। तो एक्चुअली में ना, इसमें लाइफस्टाइल प्लस आपका फाइनेंशियल विजडम दोनों को मिक्स करना है, और आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको इनकी नेचर बताऊं, फाइनेंस की भी बताऊं और क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बताऊं, क्योंकि बैलेंस डिसीजन, पर्सनल डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो पे लाइक करके कमेंट्स में थैंक यू लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट एक सेंसिबल अप्रोच के साथ हमेशा सीखने मिले। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।